हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का संदीप जैन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 11th क्लास हिंदी कंपलसरी के पद्य भाग में 5वां लेसन भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता का अध्ययन करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि है। इनके प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से भी इनको अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1985 में हो जाती है। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता जो है वो सहज और लोक जनमानस के अधिक निकट थी, अधिक करीब थी। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते उसे घरेलू बना देते। जिस तरह से इन्होंने गांधीवाद पर आस्था रखी और आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। आज हम जिस कविता का अध्ययन करेंगे वो है घर की याद। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा जो है वो बहुत अधिक सालती है, बहुत अधिक दुखी करती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। तो आइए देखते हैं घर की याद। जैसा कि हमने इसके परिचय में पढ़ा कि यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल में रहकर लिखी और जब वह जेल में थे तो उनको अपने घर की बहुत याद आ रही थी, वो बहुत दुखी हो रहे थे और इसी तरह से अपने घर की याद को, अपने परिवारजनों को याद करते हुए वे कविता लिखते हैं घर की याद। आइए देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन में घिरता रहा है। कवि कह रहे हैं कि जब वह जेल में है और तो एक दिन ऐसा होता है कि बहुत तेज बारिश होती है, तो उसी बारिश को देखकर और कवि को जो है अपने घर की याद आती है। तो कवि कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, कि आज बहुत पानी बरस रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है और इस तरह से पूरी रात जो है तेज बारिश होती रही। प्राण मन घिरता रहा है और इस तरह से तेज बारिश हो रही है तो कवि के जो प्राण और मन है वो अपने घर की याद से घिर आए हैं। प्राण मन घिरता रहा है अर्थात कवि के प्राण और मन घर की याद से घिर आए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कहते हैं कि आज जो है बहुत तेज बारिश हो रही है तो इस तरह से बहुत पानी बरस रहा है। घर नज़र में तिर रहा है, नज़र अर्थात निगाह, तिर रहा है का अर्थ होता है तैरना। तो कवि कह रहा है कि जब बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, तो आज जो है कवि की नज़र में, कवि की निगाहों में घर की जो स्मृतियां हैं वो तिर रही है। अर्थात जिस तरह से तेज बारिश हो रही है और पानी बरस रहा है, उसी तरह से कवि की नज़रों में, कवि की निगाह में घर की जो स्मृतियां हैं, घर की जो मधुर यादें हैं, वो कवि की निगाहों में, कवि की नज़रों में तिर रही है।
घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। खुशी का पूर का अर्थ हो जाता है खुशी का भंडार। तो कवि कहते हैं कि घर की मुझसे दूर है जो, कि आज मेरा घर जो है मुझसे दूर है क्योंकि आज मैं जेल में हूँ। घर खुशी का पूर है जो, लेकिन कवि कहता है कि उनका घर है वो खुशियों का भंडार है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो कवि अब जो अपने घर में परिवारजन, जो उसके सदस्य हैं परिवार के, उनके बारे में बताता है कि घर में 4 भाई, कि मेरे घर में जो है 4 भाई है, मायके में बहन आई, और आज उसकी जो बहन है वो अपने मायके में आई हुई है, ससुराल से अपने पिता के घर आई हुई है। बहन आई बाप के घर, बहन जो है अपने पिता के घर आई है। हाय रे परिताप के घर, परिताप का अर्थ हो जाता है कष्ट। लेकिन आज जब उसकी बहन अपने पिता के घर आई है तो आज जो है वो उसके लिए वो घर जो है बहुत कष्टदायक है। कष्टदायक क्यों है? क्योंकि आज उस बहन का एक भाई जो है वो घर में नहीं है, वो जेल में है, तो इसीलिए उस बहन के लिए आज वो घर कष्टदायक है। घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार है बहिनें। तो कवि कहते हैं कि घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, सबसे एक दूसरे का इतना लगाव है, अपनापन है। 4 भाई 4 बहिनें, और उनके घर में उनके परिवार के सदस्यों में 4 भाई और 4 बहिनें हैं। भुजा भाई प्यार बहिनें। अब कवि कह रहे हैं कि उनके जो भाई है वो भुजाओं के समान है, अर्थात उनके भाई जो है वो बहुत ही कर्मशील और बलिष्ठ है। प्यार बहिनें, और उनकी बहिनें जो है वो स्नेह का भंडार है, प्रेम का भंडार है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसको गोद में सिर रख लिया तो नहीं दुख फिर। अब कवि जो है अपने घर के सदस्यों में बहनों और भाइयों के बाद में कवि जो है अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। उनको अपने माँ की स्मृति हो रही है, माँ की याद आ रही है। तो कवि कहते हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, कि मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। दुख में वह गढ़ी मेरी, और वह मेरे दुख में जो है डूबी हुई है, क्योंकि उनका एक बेटा जो है आज जेल में बंद है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि जो है अपने माँ की स्मृतियों को याद करके, मधुर यादों को याद करके कहते हैं कि मेरी माँ जिनकी गोद में मैंने जब कभी भी सिर रखा तो दुख नहीं फिर, तो फिर भी मेरे कोई जो दुख थे वो सब दूर हो जाते थे। कवि अपनी माँ को याद करता है, वो कहते हैं कि मेरी माँ की गोद में जब कभी मैंने अपने सिर को रखा तो मेरे सारे जो दुख थे वो दूर हो जाते थे। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। स्नेह धारा अर्थात प्रेम रूपी धारा। यहाँ तक का अर्थ होता है जेल में, यहाँ तक से अर्थ यहाँ पे कवि ने जेल से लिया है। पसारा अर्थात अनुभव। तो अब कवि कहते हैं कि माँ की जिसकी स्नेह धारा, कि मेरी माँ जिसकी प्रेम रूपी धारा का यहाँ तक भी पसारा, मेरी माँ की प्रेम रूपी जो धारा है उसका अनुभव जो है वो कवि जेल में भी कर रहे हैं। अर्थात कवि जो है अपने माँ के स्नेह को, प्रेम रूपी धारा को जेल में अनुभव कर रहे हैं। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहते हैं कि उसकी माँ जो है वो अनपढ़ है, उनको लिखना नहीं आता है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो आज जेल में उनको पत्र लिखती, अपने माँ के हाथ के द्वारा लिखा हुआ पत्र वह प्राप्त करते। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अब कवि जो है अपने परिवार के सदस्यों में भाई बहनों के बाद अपने माँ से परिचय करवाते हैं, और फिर उसके बाद में वो अपने पिता के बारे में कहते हैं। उनको अपने पिता की स्मृति हो आती है। कवि कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि मेरे पिताजी जिनको कभी भी बुढ़ापा, वृद्धावस्था जो है एक क्षण के लिए भी
नहीं व्याप्त हुई, अर्थात मेरे पिताजी कभी भी, उनका शरीर जो है इतना बलिष्ठ, इतने वो कार्यशील कि कभी भी उनके बुढ़ापा जो है वो उनके पास में नहीं आया। उन्होंने जो है बुढ़ापे को महसूस नहीं किया। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, उनके पिताजी जो अभी भी इतने कर्मशील है, इतने बलिष्ठ है, इतने स्फूर्तिवान है कि वो अब आज भी जो है युवाओं की तरह मीलों दूर तक दौड़ सकते हैं। जो अभी भी खिलखिलाए, खिलखिलाए अर्थात खुलकर हंसना। और उनके पिताजी जो है इतने हम कह सकते हैं कि इतने आनंददायक परिस्थितियों में रहने वाले कि आज भी जो है वो खुलकर हंसना जानते हैं, खुलकर हंसते हैं। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। कवि जो है अपने पिताजी को याद करके कहते हैं कि मौत के आगे ना हिचके, कि उनके पिताजी इतने साहसी, इतने निडर कि कभी भी वह मौत के आगे उन्होंने संकोच नहीं किया। हिचके का अर्थ हो जाता है संकोच करना। शेर के आगे न बिचके, बिचके अर्थात डरे। तो कवि अपने पिताजी को याद करते हुए कहते हैं कि उनके पिताजी इतने साहसी, इतने कर्मशील, इतने बलवान और इतने निडर कि कभी भी शेर के आगे वो डरे नहीं। बोल में बादल गरजता, और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद, इतनी साहसी आवाज़ थी कि कभी भी जो है वो जब बोलते थे तो उनकी आवाज़ में कैसी गर्जना होती थी, बादल के समान गर्जना होती थी। बोल में बादल गरजता अर्थात कवि अपने पिताजी के लिए कह रहे हैं कि अब उनके पिताजी की आवाज़ में बादलों के समान गर्जना थी। काम में झंझा लरजता, झंझा अर्थात तूफान, लरजता का अर्थ होता है कांपना। तो आगे कवि अपने कहते हैं कि उनके पिता जो हैं जब वो काम करते थे, कर्मशील थे, काम में लग्न रहते थे, तो तूफान भी जो है उनके काम के आगे, उनके कार्यशील के आगे कांप जाता था। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। कवि अपने पिता के लिए कह रहे हैं कि उनके पिताजी जो है आज गीता पाठ करके उनको स्मृति याद आ रही है कि जब उनके पिता जो है वो गीता का पाठ करते हैं नियमित, और किस तरह से वो दंड अर्थात उठक बैठक लगाते हैं और नियमित रूप से वह व्यायाम करते हैं। तो कवि आज जब जेल में बंद है तो अपने पिता की स्मृति को याद करते हुए कह रहे हैं कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, कि उनके पिताजी जो है आज गीता पाठ करके और नियमित रूप से दंड अर्थात उठक बैठक लगाकर, 260 उठक बैठक लगाकर, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मुकद्दर का अर्थ हो जाता है व्यायाम के उपकरण। तो उनके पिताजी जो है वो व्यायाम के उपकरणों को हिलाकर अर्थात व्यायाम करके, मूठ उनकी मिला लेकर और मूठ को मिलाकर व्यायाम करके, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो कवि आगे कहते हैं कि उनके पिताजी जो है गीता का पाठ करके और 260 उठक बैठक लगाकर और नियमित रूप से व्यायाम करके उनके पिता जो है वो नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। और जब उनके पिताजी छत से नीचे आए होंगे और अपने पुत्र को उन्होंने जब वहाँ पे नहीं पाया तो उनकी आँखों में अवश्य ही आंसू आ गए होंगे। उनके पिता जो है वो अपने पुत्र को अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र को याद कर रहे होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो कवि जो है कह रहे हैं कि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो जिस तरह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, उसी तरह से घर नज़र में तिर रहा है। तो कवि की जो स्मृतियाँ हैं, घर की जो यादें हैं, वो कवि की निगाह में, कवि की नज़रों में तिर रही है। अर्थात कवि की जो मधुर यादें हैं घर की, वो आज कवि को बहुत अधिक दुखी कर रही है, बहुत अधिक साल रही है। चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। अब आगे कवि कहते हैं कि चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, कि उनके घर में, उनके परिवार के सदस्यों में 4 भाई और 4 बहिनें हैं। भुजा भाई प्यार है बहिने,
और उनके भाई जो है भुजाओं के समान है, अर्थात उनके भाई जो है वो अत्यधिक ही कर्मशील और बलिष्ठ है, बलवान है। प्यार बहिनें, और उनकी बहिनें जो है वो स्नेह का भंडार, प्रेम का भंडार है। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। कवि कह रहे हैं कि जब उनके पिताजी ने उनके भाइयों को, उनकी बहनों को जब घर के आंगन में खेलते या वहाँ पे खड़े हुए देखा होगा तो नज़र उनको पड़े होंगे, तो उनको देखकर उनके पिताजी को मेरी याद अवश्य आई होगी। तो कवि जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आंगन में उनके भाइयों बहनों को खेलते हुए या खड़े हुए देखकर आज पिताजी को अवश्य ही मेरी याद जरूर आई होगी, आज वो मुझे देखकर अवश्य ही दुखी हुए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। तो कवि क्या कह रहे हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि उनके पिताजी इतने स्फूर्तिवान, इतने साहसी कि एक क्षण के लिए भी उनको बुढ़ापा जो है, वृद्धावस्था जो एक क्षण के लिए भी उनमें नहीं आई। कभी उन्होंने अपने आप को वृद्ध महसूस नहीं किया, कमज़ोर महसूस नहीं किया। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। लेकिन आज जब उन्होंने चारों बेटों और चारों बेटियों को जब आंगन में खड़े या खेलते देखा, तो आज उनको जो है अपने पांचवें बेटे की ज़रूर याद आई होगी। और इस तरह से अपने पांचवें बेटे का नाम लेकर, भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लेकर, आज उनके पिताजी अवश्य ही रो पड़े होंगे, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। वो अपने बेटे को याद कर रहे होंगे, बहुत दुखी हो रहे होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कवि जो है यहाँ पर जेल में बंद है, और जब वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत पानी बरस रहा है, तो कवि को जो है अपने घर की यादें बहुत दुखी करती है। घर की याद जो है उनकी आँखों में आज पानी की तरह तैर रही है, और कवि अपने घर को, अपने परिवार के सदस्यों को याद करके और आज बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार से सारे लोग जो है आज उनसे दूर हैं, क्योंकि वो जेल में बंद है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने अपने घर को याद करते हुए जो शीर्षक दिया है घर की याद, वो बहुत ही सार्थक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है यह कविता अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।